आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप ऑप्शन के ट्रेडर हैं, चाहे आप बायर हो या सेलर, तो आपको ऑप्शन चेन कितना देखना चाहिए, कहां पर कितनी मदद ऑप्शन चेन आपको करेगा और किस तरीके से आप ऑप्शन चेन की मदद से ट्रेड कर सकते हैं। तो वही सारी बातें आज इस वीडियो में करने वाले हैं। क्या ग्रिक्स होते हैं, कैसे एलटीपी बनते हैं, कैसे ओपन इंटरेस्ट बनता है, कैसे वॉल्यूम्स बनते हैं, कब देखना चाहिए, इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डिक्रीज होगा तो क्या होगा, वो सारे पॉइंट्स हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। हमारे साथ आशियाना मैडम है जो कि हर एक पॉइंट पर अपना व्यू शेयर करेंगे, मैं भी मेरा व्यू शेयर करूंगा और इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे कि ऑप्शन चेन में जितने भी ग्रीक से जितने भी नंबर्स आपको दिखाई देते हैं इनका मतलब होता क्या है। तो आशियाना मैडम बताइए कि ऑप्शन चेन आखिर होता क्या है। ऑप्शन चेन एक नंबर टेबल है, सिंपली आप उसको टेबल समझ सकते हैं। उस टेबल्स में कई सारे नंबर्स हैं और उन नंबर्स को समझना ही मैजिक है। ओके, तो क्या मतलब ऑप्शन चेन में हमको दिखाई क्या देता है? आप डिमांड एंड सप्लाई को जानते हैं। हाँ, अगर हम हर जगह पे देखिए तो हर जगह पे डिमांड एंड सप्लाई है। आप कोई प्रोडक्ट परचेस करने जा रहे हैं, डिमांड एंड सप्लाई है। डिमांड एंड सप्लाई से क्या पता चलता है कि बेसिकली उस चीज की कितनी डिमांड है। ऑप्शन चेन में भी सिमिलर है। मार्केट क्या होगा, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो ऑप्शन चेन के थ्रू हमको ये समझना होता है कि बेसिकली डिमांड ज्यादा किसकी है। क्या मार्केट में बुलिश बिहेवियर में ज्यादा डिमांड आ रही है या फिर मार्केट में बेयरिश बिहेवियर में ज्यादा डिमांड आ रही है। okay. तो यही चीज हम ऑप्शन चेन से बहुत अच्छे तरीके से पता कर सकते हैं सर। बेसिकली एनएससी की एक ऑप्शन चेन होती है और एक होती है बीएससी की। तो जनरली हम क्या देखते हैं ऑप्शन चेन में, हम ये देखते हैं कि जो कॉल बायर है या कॉल राइटर है वहां पर कितने सौदे में कितने ट्रेड्स हो रहे हैं, कितने बायर है कितने सेलर है, वो कितने सौदे वहां पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि जो पास्ट में हो चुका वो डेटा देखता है, उस डेटा के बेसिस पर हम प्रिडिक्शन लगाते हैं कि इन फ्यूचर या आने वाले कुछ टाइम पर क्या हो सकता है। बिल्कुल। तो जैसे ऑप्शन में अगर हम देखते हैं तो जो एलटीपी होती है वो कैसे बनती है? एलटीपी जो है उसका एक आपको क्या लगता है जो एलटीपी है वो वैसी ही एलटीपी है? नहीं, वो एलटीपी प्री डिसाइडेड है। उसको कैलकुलेट किया जाता है ब्लैक एंड शॉल मॉडल पे। उसका कैलकुलेशंस है D1 D2 डेरिवेशंस फाइंड आउट किया जाता है, देन वो वैल्यूज आती है। जनरली हम जो समझते हैं हमको एक एलटीपी मिल रही होती है। अब वो एलटीपी महंगी है या वो एलटीपी सस्ती है। महंगी कब होगी? जब आईवी में फ्लक्चुएशंस होगा। तो बेसिकली वो आप किससे पता कर सकते हैं? आईवी से पता कर सकते हैं। हम उतना डीप में जाना कोई प्रेफर नहीं करता क्योंकि वो एक टिपिकल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, तो उससे डिराइव की जाती है। उसमें आप ग्रीक्स आ जाते हैं, उसमें आपकी आईवी आ जाती है, उसमें अंडरलाइंग प्राइस आ जाता है। ये सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करके एलटीपी का क्या उसकी वर्थ होगी, कितनी होनी चाहिए, वो डिसाइड होती है। बेसिकली इसको एक ऐसा भी है अगर देखा जाए तो कि राइटर अपनी पोजीशंस को राइट कर रहा है और एक बायर वहां पर पोजीशंस को बाई कर रहा है। ठीक है, तो जहां पर वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है उसको ही हम एलटीपी बोलते हैं। अब इसके साइड में अगर आप देखते हैं तो एक एलटीपी चेंज का पॉइंट एक ऑप्शन दिखाई देता है। ठीक है, मतलब कि कल की एलटीपी में और आज की एलटीपी में कितना डिफरेंस हमको दिखाई दे रहा है। अब एक वॉल्यूम है, ठीक तो है। वॉल्यूम से हम क्या पता कर सकते हैं? वॉल्यूम और आपको नंबर होता क्या है? बिल्कुल, वॉल्यूम आपको नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बताते हैं। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इन बाइंग एज वेल एज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इन सेलिंग। मतलब कितनी क्वांटिटी बाई हो रही है, कितनी क्वांटिटी सेल हो रही है, ये नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस में एड ऑन होता है। ऐसा नहीं है कि बाई हो रहा है तो वो इंक्रीज होगा, सेल होगा तो वो डिक्रीज होगा। नहीं, वो दोनों का वॉल्यूम इंक्लूड होगा। कितने ट्रांजैक्शंस मार्केट में हो रहे हैं वो वॉल्यूम, मुझे ऐसा लगता है वॉल्यूम जो है प्योरली बताता है कि एक्चुअल में उसमें कितनी खरीदारी हो रही है। सपोज डेट किसी स्ट्राइक प्राइस पे 2000-3000 का वॉल्यूम है, यानी कि वहां पे 3000 ट्रांजैक्शंस हुए हैं उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे। सर तो वॉल्यूम क्या हमेशा इंक्रीज होती है, इंक्रीज डिक्रीज दोनों होती रहती है? वॉल्यूम हमेशा इंक्रीज होता रहेगा। मैंने कहा ना, उसमें नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन एड ऑन हो रहे हैं, सब्सट्रैक्शंस वाला कोई काम ही नहीं है उसमें। सपोज निफ्टी की बात कर लेते हैं। 22,500 की स्ट्राइक प्राइस पर एक तरफ हमको 4 लाख का वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, 22,600 पर हमको 3 लाख का वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों वॉल्यूम एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है या अलग अलग है? ये अलग अलग है, यानी कि एक समझिए ना, आपके पास ये सपोज कुछ भी चीज हुआ, जैसे ये लैपटॉप हुआ। अब इस लैपटॉप में HP एक कंपनी है, इसके कई सारी अलग अलग मॉडल्स हैं, सबका अपना अपना प्राइस है। कोई ये कंप्यूटर की ज्यादा डिमांड रखता है तो यहाँ पे आपको ज्यादा खरीदारी दिखाई देगी। किसी को लगता है नहीं मुझे HP का ये मॉडल नहीं, मुझे HP का दूसरा मॉडल खरीदना है, तो वहां पे कुछ अलग वॉल्यूम्स होगा। तो सिमिलर ऑप्शन चेन में भी वैसे ही होता है कि 22,500 के स्ट्राइक प्राइस पे खरीदने वाले कितने लोग इंटरेस्टेड है, 22,600 पे कितने खरीदने वाले इंटरेस्टेड है, वो वॉल्यूम वो डिपेंड करता है कि डायरेक्शन क्या है बाजार का, वो बुलिश देख रहे हैं, बेयरिश देख रहे हैं। चलिए बढ़िया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ओपन इंटरेस्ट भी हमको दिखाई देता है एक टेबल में। तो ये ओपन इंटरेस्ट क्या है, कैसे काम करता है? ये ओपन इंटरेस्ट बहुत ही, मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वॉल्यूम की तरह ही। ओपन इंटरेस्ट बेसिकली पूरा राइटर्स का डायरेक्शन हमको बताता है।
राइटर्स कौन होते हैं? जो अपनी पोजीशन को सेल कर रहे हैं, सेल करके पैसा कमाने की जो कोशिश अपना करते 2 हैं, लाख रुपए लगा रहे हैं। 2 लाख रुपया लगा रहे हैं। राइटर्स के पास एक लॉटरी टिकट है, वो लॉटरी टिकट उसने खरीदा 2 लाख रुपए में, एंड वो ऑफर कर रहा है आपको कि मेरे पास इतनी प्राइस का लॉटरी टिकट है, आपको खरीदना है तो खरीद लो। वो कौन खरीदता है? बायर बायर खरीदता है। खरीदता है। तो राइटर्स एक पोजिशनली व्यू रख के उसको खरीद रहा होता है, क्यों? क्योंकि उसका ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। तो ओपन इंटरेस्ट कंप्लीटली राइटर है। राइटर भी क्या, जो पोजीशन को सेल कर रहा है सिर्फ वही, जो न्यू राइटिंग्स हो रही है मार्केट में सिर्फ वही पोजीशंस, वही राइटिंग्स को बढ़ा सकता है। जो पुरानी एग्जिस्टिंग पोजीशन से अगर वो स्क्वायर ऑफ होगी तो ओआई डिक्रीज होगा और ओआई चेंज में आपको डिक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। तो ओपन इंटरेस्ट एक ऐसा नेचर में होता है सर कि वो इंक्रीज भी होगा, वो डिक्रीज भी होगा। अभी आपने नए रूल के बारे में सुना होगा, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट पहले कैसा होता था कैलकुलेट? मतलब एक सौदा है तो वो हमको एक ही दिखाई देता एक था, दिखाई देता मतलब था, डेल्टा के हिसाब से कैलकुलेट होगा। तो वो क्या होगा, डीप इन द मनी में ये मैनिपुलेशंस खत्म कर देगा। डीप इन द मनी में ओआई हमको दिखाई देती थी, लेकिन जो लोग स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं, ये जनरली स्टॉक्स में हमको ज्यादा देखने के लिए मिलता था कि डीप इन द मनी में ओआई खड़ी है, लेकिन स्टॉक प्राइस वहां से बहुत नीचे चल रहा है। पर राइटर्स के हिसाब से अगर डीप इन द मनी में आई तो राइटर्स तो यही चाहेगा ना कि मार्केट वो डीप इन द मनी में क्लोज हो, नीचे तो वो कभी नहीं जाना चाहेगा। तो इस कंपैरिजन में राइटर को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था। तो अब ये कैलकुलेशंस की वजह से ये पता चल जाएगा कि वो डीप इन द मनी में जो ओआई है उसका डेल्टा कितना होगा सर पुट साइड में, तो वो एक्चुअल वर्थ बताएगा कि वो सच में कितनी वर्थ रखता है। ओके, मतलब कितना पावर है उसके पावर पास। है उसके ओके, पास। तो क्या करें, वॉल्यूम देखे या ओपन इंटरेस्ट देखे? दोनों को देखना जरूरी है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बोलती हूँ एलटीपी कैलकुलेटर, जहां पे सर ने थ्योरी बनाया है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम ढूंढते हैं। एआई वर्जन आ गया, कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, वहां पे आपको टॉप एंड बॉटम पता चल जाता है। आपने देखा है वहां पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढने की डेफिनेशन क्या है सर? क्या खाली हम ओआई देखते हैं? क्या खाली हम वॉल्यूम देखते हैं? नहीं, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। हम ओआई के बेसिस पर भी डिसीजन लेते हैं और वॉल्यूम के बेसिस पर भी हम डिसीजन, तो हम ये डिसाइड करते हैं वॉल्यूम और ओआई दोनों अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन नियर वाला फैक्टर कौन सा है, मतलब कौन सा फैक्टर ज्यादा इंपैक्ट डाल सकता है, हम उसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। अगर मार्केट प्राइस के पास ओपन इंटरेस्ट है तो हम उसको प्रायोरिटी देंगे, वॉल्यूम है तो उसको प्रायोरिटी देंगे, और अगर दोनों हैं तो दोनों को प्रायोरिटी देंगे। चलिए, तो इसी के साथ ओपन इंटरेस्ट चेंज कुछ ग्रीन में और कुछ रेड में दिखाई देता है। बिल्कुल। तो इसके पीछे का लॉजिक, ये ओपन इंटरेस्ट अगर इंक्रीज हो रहा है, अगर ग्रीन में भी है लेकिन अगर वो नंबर डिक्रीज हो रहा है तो आपको नंबर्स कम होते हुए दिखाई देंगे। इट मींस दैट कि जो पोजीशंस रखी हुई है वो मार्केट में स्क्वायर ऑफ हो रही है, जिन्होंने सेल करके रखा था वो अपनी पोजीशंस को वापस से खरीद रहे हैं, तो राइटिंग्स कम होगी। लेकिन अगर मार्केट में नए सौदे आ रहे हैं सेलिंग वाले, तो राइटिंग्स क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसलिए ओपन इंटरेस्ट का जो ओआई चेंज है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों दिखाई देते हैं। चलिए अब हम समझते हैं आईवी के बारे में। आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, सर आईवी 0 हो गई, आईवी एक तरफ की कॉल साइड की आईवी इंक्रीज हो गई, पुट साइड की डिक्रीज हो गई, या पुट साइड की इंक्रीज और कॉल साइड की डिक्रीज। तो पहले हम समझते हैं कि आईवी आखिरकार होता क्या है। तो आईवी के बारे में बताइए मैडम। आईवी जनरली अगर हम नाम से समझें तो एक वॉलेटिलिटी को शो करता है। मोस्टली जनरली क्वेश्चन क्या आता है, हमको दो तरफ की आईवी दिखाई देती है। क्वेश्चन ये आता है कि कॉल साइड की आईवी स्टेबल है, पुट साइड की आईवी ज्यादा है, या कॉल साइड की 10 है, पुट साइड की 12 है। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉल साइड वाले लोग पुट साइड के कंपैरिजन में थोड़े से ज्यादा श्योर हैं, पुट साइड वाले में ज्यादा फ्लक्चुएशंस है, डर जैसी चीज है, वॉलेटिलिटी मार्केट में ज्यादा है, तो फ्लक्चुएशंस किधर ज्यादा दिखाई देगा, पुट साइड में दिखाई देगा। लेकिन ये एक सिंगल फैक्टर तो हो नहीं सकता कि सपोज मार्केट अभी बीच में चल रहा है, कॉल की आईवी कम है, पुट की आईवी ज्यादा है, कंपैरिजन में 8 नंबर का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। परसेंटेज में आप कैलकुलेट करेंगे ऑलमोस्ट 80% का, इधर 10 है उधर 18, मतलब 80% का वेरिएशन आ रहा है। इट मींस दैट कि मार्केट गिर जाना चाहिए, लेकिन ये खाली एक सिंगल फैक्टर नहीं हो सकता। आईवी आपको वॉलेटिलिटी शो करेगा, यानी कि किस साइड के लोग ज्यादा श्योर हैं, किस साइड के लोग ज्यादा पैनिक सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हैं, ज्यादा वॉलेटाइल होने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हमको आईवी बताती है सर। ओके, मतलब आईवी से हमको इतना पता चलेगा कि आज मार्केट में कितनी वॉलेटिलिटी आ सकती है। आईवी इंक्रीज सडनली, मतलब मार्केट में और वॉलेटिलिटी आ रही है, जैसे वॉर या सडन कोई न्यूज आने वाली है, आरबीआई की कोई पॉलिसी आने वाली है, तो ऐसे कंडीशन में आईवी बढ़ जाती है। और आईवी बढ़ती है तो आपको मार्केट से बाहर हो जाना है, आपको ऐसे कंडीशन में रिस्क नहीं लेना। आईवी कम हो रही है तो आपके प्रीमियम कम हो जाएंगे, मतलब मार्केट में अब स्थिरता आती हुई हमको दिखाई दे रही है। तो अगर कॉल साइड की आईवी इंक्रीज है, पुट साइड की डिक्रीज है, या पुट साइड की इंक्रीज है, कॉल साइड की डिक्रीज है, तो एक सिंगल फैक्टर के बेसिस पे आप मार्केट का डायरेक्शन पता नहीं कर सकते। थ्योरिकल में अगर आप जाएंगे तो वैसा बाजार काम नहीं करता है। चलिए अब बात करते हैं ग्रिक्स की, और सबसे पहले आता है डेल्टा। मतलब हमारा निफ्टी तो 100 पॉइंट बढ़ा है,
बट हमारा प्रीमियम नहीं बढ़ता है, अब बताइए। वो पूरा गेम डेल्टा डिसाइड करता है। ग्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शंस फ्यूचर से ही डिराइव किया हुआ है, सिमिलर फीचर्स आपको ऑप्शंस में दिखाई देते हैं, लेकिन फ्यूचर ऑप्शंस में जो मूवमेंट होता है वो पूरा पूरा ग्रिक्स और आईवी डिसाइड करती है। ग्रिक्स में कुछ काफी सारी ग्रिक्स है, 4-5 ग्रिक्स 6 ग्रिक्स हैं। उन ग्रिक्स की अपनी अपनी वैल्यू है, क्योंकि एक एक्सपायरी होती है और फिक्स टाइम पर उसको एक्सपायर होना पड़ता है, खत्म होना पड़ता है। तो जैसे आपने डेल्टा की बात कही सर, डेल्टा बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल्टा क्या होता है, 0.1 से लेके 1 तक डेल्टा होगा, वो डिसाइड करता है कि एलटीपी में कितना चेंजेस होगा। यानी कि मोटा मोटा कैलकुलेशन की अगर हम बात करें, अगर 10 रुपया निफ्टी मूव करती है और उसका डेल्टा, उस स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा 0.5 है, इट मींस 10 रुपए के मूवमेंट पे प्रीमियम में आपको मोटा मोटा 5 रुपया मिलेगा। एट द मनी पे तो 5 रुपए होता है हमेशा। 5 रुपया होता है ओके, तो मतलब 10 रुपए का मूव होगा तो एलटीपी आपकी 5 रुपए मूव 5 करेगी। रुपया मूव करेगी। अब ये बताइए कि अगर सपोज निफ्टी स्पॉट में तो 10 रुपया मूव कर गई, ठीक है, और फ्यूचर में वो 8 रुपए मूव कर रहा है, ठीक है। अब कैसे वो होगा? देखिए क्या होता है, ऑप्शन चेन आपकी किसकी है, F&O की है। F&O की कैश में क्या ट्रेड्स होते हैं, क्या कैश की कोई ऑप्शन चेन होती है? नहीं, ये इंटरलिंक्ड है सर। इंटरलिंक्ड कैसा, अगर कैश में वॉल्यूम ज्यादा होगा तो फ्यूचर पे इंपैक्ट करेगा, फ्यूचर में इंपैक्ट होगा तो अल्टीमेटली ऑप्शन पे इंपैक्ट होगा। हम कहें कि फ्यूचर में इंपैक्ट हो रहा है तो ऑप्शन में इंपैक्ट होगा, ये कहना थोड़ा सा गलत हो जाएगा। हाँ, इनडायरेक्टली आपस में इंटरलिंक्ड है, फ्यूचर में जितनी डिमांड होगी, हाँ जनरली जो फ्यूचर की वैल्यू वो होती ज्यादा है, इंपैक्ट करती हाँ, है। अगर फ्यूचर में मूवमेंट आया ये है, मैंने एक दिन और बताया था, अभी आप चेक करिएगा, एसबीआई ने 16 तारीख को डिविडेंड दिया 15 रुपया पर शेयर के हिसाब से। उस दिन अगर आप देखेंगे तो 16 के पहले आप 15 का क्लोजिंग प्राइस देखिएगा, फ्यूचर और स्पॉट में 12 रुपए का डिफरेंस हाँ, है। देखा था मैंने। उसके एक दिन पहले जिस दिन डिविडेंड हुआ उस दिन फ्यूचर और स्पॉट बराबर हो गया सर। ओके, तो मतलब डिविडेंड आता है तो क्या होता है? डिविडेंड आता है तो फ्यूचर का प्राइस एडजस्ट होता है। अब यहाँ पे समझिए, जिनको ये ट्रिक मालूम है, ये सिर्फ बड़े इन्वेस्टर का गेम है, जिनको ये ट्रिक मालूम है कि प्राइस एडजस्ट होगा। अब आप ये समझिए, अगर उस दिन तो चलिए फ्यूचर का प्राइस कम था, स्पॉट का प्राइस ज्यादा था, अगर इसका उल्टा होता कि फ्यूचर का प्राइस 10 ज्यादा होता और कैश का प्राइस कम होता, तो कितना डिफरेंस है, 12 रुपए का। जो 12 रुपए हमको महीने भर में मिलना है, वो आपको एक ही दिन में मिल गया होता। फ्यूचर में शॉर्ट किए होते, कैश में बाई किए होते, दोनों इक्वल होता, 1000 क्वांटिटी लिए होते, सीधा 10,000 रुपए अंदर। सही है, बहुत बढ़िया। चलिए, अब डेल्टा का तो काम हमको समझ में आ गया कि आपके प्रीमियम्स क्यों नहीं मूव करते, क्योंकि हम कहीं ना कहीं सस्ते प्रीमियम्स खरीद लेते हैं या हम उसका डेल्टा चेक नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपको हमेशा प्रीमियम्स को बाई का अगर करना है तो उसका डेल्टा देखना है कि इसका डेल्टा कितना है और तो उसका यहाँ पे मोमेंट्स भी कितना एक होगा। वो चीज है ना सर, जैसे डेल्टा आपने बोला, एटीएम पे 0.5 होता है, मैक्सिमम डेल्टा 1 भी होता है। ठीक है, यानी कि निफ्टी 1 रुपया मूव करेगा तो सीधा सीधा आपको 1 रुपया मिलेगा। ये भी है, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है ना, जब डेल्टा ही हमको देखना है तो हम सीधा 50 पे 50 क्यों नहीं कमाएंगे? क्योंकि अगर फ्यूचर में मैं ट्रेड करने जाऊंगी तो ऑलमोस्ट 2 लाख रुपया लग रहा है, लेकिन जिसका डेल्टा 1 रुपया है, अगर मैं उसकी प्रीमियम परचेस करने जाऊंगी तो मैक्सिमम 50,000 रुपए में मुझे मिल जाएगा। 30-40 हजार, 30-40 हजार में। तो क्यों मैं 1 रुपया डेल्टा वाला नहीं खरीद रही हूँ? वो इसलिए क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं लिक्विडिटी इश्यू रहेगा, मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम। मतलब अगर आपको 250 रुपए का प्रीमियम खरीदना है, आपका टारगेट था 300 रुपए, आप 300 रुपए पर आ गए, जब आप उसको सेल करने जाएंगे ना, पता चल रहा है बायर 280 पर ही है। बट मैंने ये भी चीज देखी है, वो बहुत महंगा होता है। अभी जस्ट अगर आप ऑप्शन चेन देखेंगे, आप एट द मनी देखिए, उससे 2 स्ट्राइक प्राइस नीचे देखिए, जस्ट 150% का डिफरेंस है। यानी कि एट द मनी पे अगर 100 रुपए की प्रीमियम मिल रही है ना, तो 2 स्ट्राइक प्राइस भी आप स्टेप अप करेंगे ना तो आपको 250 रुपए की प्रीमियम हाँ, वो तो मिलेगा। तो आप समझिए ना, 150% ज्यादा इन्वेस्टमेंट लग रहा है सीधा सीधा, और डेल्टा में सिर्फ 1 रुपए का चेंजेस आ रहा है। तो मतलब हम उसको फ्यूचर का रिप्लेसमेंट नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, है ना। चलिए, अब सेकेंड बात करते हैं गामा की। गामा कैसे काम करता है? गामा बेसिकली डेल्टा को डिसाइड करता है सर। मतलब कि आपने देखा है डेल्टा चेंजेस होता है, जैसे जैसे मार्केट मूव करेगा वैसे वैसे डेल्टा चेंज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एट द मनी पर 50 पैसा है, ठीक है, आउट ऑफ द मनी पर वो 40 पैसा है, ठीक है, ठीक है। तो अब अगर वो जो स्ट्राइक प्राइस पहले एटीएम पे थी, अगर वो स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी हो जाती है तो डेल्टा चेंज होगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। वो कौन डिसाइड करेगा, कम होगा या ज्यादा होगा? वो गामा डिसाइड करेगा। और इस पे एक अलग से स्ट्रेटेजी भी है, बहुत सारे लोग यूज करते हैं, गामा ब्लास्ट नाम से, तो उस पे भी ट्रेड्स करते हैं। वो ये डिसाइड करता है, गामा ब्लास्ट जनरली डेल्टा के ऊपर काम करता है। गामा ब्लास्ट वैसा होता है कि अगर गामा ज्यादा इंपैक्टफुल होगा तो डेल्टा को सीधा बढ़ाएगा, और डेल्टा को सीधा बढ़ाएगा तो आपको प्रीमियम ज्यादा खाने का, मतलब ज्यादा लेने का मौका मिलेगा, ज्यादा चेंजेस लेने का मौका मिलेगा। वही गामा ब्लास्ट की थ्योरी है। इसकी कैलकुलेशन क्या है गामा की और डेल्टा की? गामा की सपोज निफ्टी 100 पॉइंट अप मूव कर गया, ठीक है, तो जितना गामा है
उससे आप 100 पॉइंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए और वही डेल्टा में ऐड कर दीजिए, तो चलिए। डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी। बढ़िया। अब इसके बाद आता है कि हम ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो सुना तो है कि हमको ऑप्शन होल्ड नहीं करने चाहिए, बिल्कुल। और अगर कर लिया तो आपका प्रीमियम कितना डिके होगा? मतलब मार्केट वहीं पर है, स्टेबल है, ठीक है, अदर फैक्टर की मैं बात नहीं करता कि वो स्पॉट में कुछ ऊपर या नीचे हो रहा है, मार्केट ठीक वही है, फ्लैट ओपन हो रहा है, ठीक बट है। फिर भी कितना प्रीमियम आपका मूव होगा? थीटा कम आपने होगा। देखा है, एक ग्रीक है थीटा, वो पूरा डिसाइड करता है कि कितनी टाइम वैल्यू है। थीटा अगर आप देखेंगे तो वो थीटा इन परसेंटेज होता है, नेगेटिव भी होता है। आपने उसमें देखा होगा थीटा के साथ साथ एक टाइम वैल्यू भी होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू और एक्सट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने का ऑप्शन होता है। टाइम वैल्यू जो होती है वो डेली बेसिस की होती है कि अगर मार्केट यहीं क्लोज हो जाएगा तो आज आपकी एलटीपी का इतना तो जाना ही है। सपोज अगर 20 रुपए की टाइम वैल्यू बची है आज के दिन में, आपका मार्केट वहीं भी हो, 100 रुपए की एलटीपी है, कुछ भी मूवमेंट नहीं हुआ, मार्केट वहीं क्लोज हो जाता तो आपकी एलटीपी एट द एंड 80 रुपए की बची। ये बोल सकते हैं कि जो थीटा होता है वो बायर का दुश्मन होता है और राइटर का दोस्त होता है। अगर बाजार एक ही जगह पर कंसोलिडेट है, मान के चलिए 100 रुपए का प्रीमियम था और वो प्रीमियम धीरे धीरे होते हुए कितना हो गया, 80 रुपीज हो गया। एक ही निफ्टी का प्राइस वही चल रहा है, स्टॉक का प्राइस वही चल रहा है, वो 80 रुपीज पर आ गया, तो बायर के तो 20 रुपए चले गए, बट वहीं पर राइटर को 20 रुपए कमाने का मौका मिल गया। चलिए तो अब बात करते हैं हम वेगा की। वेगा का जनरली काम होता है वॉलेटिलिटी, मतलब आपके प्रीमियम कितने इंक्रीज या डिक्रीज होंगे आईवी के साथ, तो वो एक बार समझते हैं कि वेगा होता क्या है। आपने देखा है, जनरली सुना होगा कि आईवी बढ़ती है तो प्रीमियम महंगी हो जाती है, बट क्यों होता है? आईवी बढ़ने से वेगा बढ़ेगा, वेगा बढ़ने से एलटीपी बढ़ेगी, तो ओवरऑल ये इंटरलिंक्ड है। सपोज अगर आईवी में 1% का चेंज हुआ, ठीक है, तो जितना वेगा है उसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड जो होगा वो एलटीपी में ऐड कर दीजिए, मार्केट वहीं घूमता रहेगा, तब भी आपकी एलटीपी उतनी हो जाएगी सर। ओके, मतलब अगर आईवी बढ़ रही है तो प्रीमियम ऑटोमेटिक इंक्रीज, ऑटोमेटिक मार्केट वहीं रहेगा तो भी प्रीमियम बढ़ा देगा। ओके, तो आईवी कम हो रही है तो वेगा का इनडायरेक्टली इंपैक्ट करेगा, वेगा होगा तो फिर एलटीपी तो अगर आईवी इंक्रीज होती है तो बायर के सपोर्ट में होती है या सेलर के सपोर्ट में होती है? आईवी इंक्रीज होगी तो सेलर के सपोर्ट में ज्यादा होती। क्यों? क्योंकि आईवी इंक्रीज होगी तो प्रीमियम्स आपको महंगा मिलेगा। आप मुझे बताइए आईवी कब इंक्रीज होती है? जब कोई सडन न्यूज आया होता है, आईवी स्टेबल होगी, थोड़े टाइम में फिर गिरना स्टार्ट होगी। आप मुझे बताइए जो सामान आपको 10 रुपए में मिल सकता था, वही सामान आपने कितने में खरीदा? 15 रुपए में खरीदा। अब वही सामान 8 रुपए में बिक रहा है। 10 रुपए का सामान आपने 15 रुपए में खरीदा है। अगर 10 रुपए में खरीदे होते तो 2 रुपए का लॉस हो रहा होता, 15 रुपए में खरीदे तो कितना लॉस हो रहा है? 7 रुपए का। तो नुकसान बट अगर आईवी इंक्रीज होती रही है तब तक तो बायर के सपोर्ट में, तब तक बायर के सपोर्ट में, क्योंकि वही 15 वाली मार्केट वहीं चलेगा, फिर भी वो 20 रुपए में जा सकती है। बट अगर वो सडन डिक्रीज हो रही है तो पूरा तो फिर वो बायर राइटर के हक में रहेगी। बट वो वहां पर राइटर के लिए रिस्क भी कितना है, क्योंकि अगर आईवी इंक्रीज होती रही, क्योंकि राइटर कमाता 2 रुपए के लिए, राइटर कमाने 2 रुपए के लिए गया था, बट पता चल रहा है कि 10 रुपए का लॉस कर लिया तो 5 गुना लॉस हो गया ना वो तो। हाँ, चलिए होता इसके बाद बचता हमारे पास रो। तो रो के बारे में बताइए। रो जस्ट एक कांस्टेंट है, वैसे बोला जाए तो रो ना के बराबर काम करता है वो, क्योंकि कांस्टेंट फैक्टर है, सिर्फ एक कैलकुलेशन में एक कांस्टेंट, हाँ एक कांस्टेंट की तरह उसको यूज किया जाता है सर। ओके, मतलब उसको लॉन्ग टर्म या स्विंग के लिए देखा जाता है। ओके, तो मुझे लगता है कि आईवी से क्या बोलते हैं, आईवी आपका क्लियर हो गया होगा, ग्रिक्स आपके क्लियर हो गए होंगे, और कुछ बताया ऑप्शन चेन में? ऑप्शन चेन में जनरली यही सारे टर्म्स है। पीसीआर बचा है। ओके, पीसीआर होता है पुट कॉल रेशियो। इसको अगर मैं बताऊं तो सिंपली, ये बहुत सिंपल है समझना। पीसीआर रेशियो पे बहुत सारे लोग काम करते हैं। पुट कॉल रेशियो क्या हुआ? पुट ऊपर लिखाएगा, आपने सुना होगा जस्ट फैक्टर कैलकुलेशन सुना होगा, पुट के ओआई से कॉल के ओआई को डिवाइड किया जाता है जनरली। अब आप मुझे बताइए अगर ऊपर वाला नंबर बड़ा होगा और नीचे वाला नंबर छोटा होगा तो वैल्यू बड़ी आएगी कैलकुलेशंस की, यानी कि पुट अगर ज्यादा हुआ और कॉल अगर कम हुआ तो ज्यादा पावरफुल कौन हुआ? पुट हुआ। सिमिलर अगर नीचे वाला बड़ा होगा, कॉल बड़ा होगा और पुट कम होगा तो ज्यादा मैटर कौन करेगा? कॉल वाला ज्यादा पावरफुल होगा। तो बेसिकली इसी के ऊपर डिसाइड किया जाता है मार्केट का डायरेक्शन, कि किसकी कितनी ज्यादा डिमांड है, और सोल्ड है या और बॉट है। यस, ओके, तो इससे डायरेक्शन हम पता कर सकते हैं, डायरेक्शंस पता कर सकते हैं मार्केट का, कि किसकी कितनी ज्यादा डिमांड है, कहाँ पे ज्यादा इंट्रैक्शंस हो रहा है। वो रेशियो आता है एक नंबर का, यानी कि 0.1 से लेके 1 नंबर तक, या 1 से ज्यादा भी होता है, वो वेरिएशंस करता है, जितना होगा उससे डिवाइड। ओके, तो हम ऑप्शन चेन से मतलब किस में ट्रेड कर सकते हैं, लाइक निफ्टी या स्टॉक्स, या स्टॉक में अगर कर सकते हैं तो कितने स्टॉक्स में हम ट्रेड कर सकते हैं? स्टॉक्स में भी आप ट्रेड कर सकते हैं, इंडेक्स में तो हर एक इंडेक्स में ट्रेड आप कर सकते हैं। स्टॉक्स में आप लिमिटेड स्टॉक्स हैं, एफ&ओ में लिस्टेड स्टॉक्स में आप ट्रेड कर सकते हैं। अभी एफ&ओ का लिस्ट कुछ 223 स्टॉक्स है, तो ऑप्शन चेन को देखकर आप उन 223 स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं सर। ओके, और अगर देखा जाए तो एक्यूरेसी लेवल क्या होना चाहिए?
एक्यूरेसी लेवल, अगर मैं पोजिशनल्स की बात करूं सर, नो डाउट हम बहुत टाइम से इसको बैक टेस्ट कर रहे हैं, बहुत सुपर रिजल्ट्स दे रहा है। इंट्राडे की बात करूं तो अभी रिसेंट मैंने वीडियो बनाया है, उस वीडियो में आप देखिए, खुद समझिए। मैं कहती हूँ कि आपको मेरी नहीं सुनना है ना, क्योंकि अभी कैसा है ना, हिस्टोरिकल पे कोई जाना प्रेफर नहीं करेगा, क्योंकि उनको लगता है कि हिस्टोरिकल में सब चलता है, प्रैक्टिकल में नहीं चलता है, और मैं हिस्टोरिकल पे विश्वास भी नहीं करती हूँ, मैं जस्ट प्रैक्टिकल पे बात करती हूँ। मैंने वो वीडियो शूट किया वेडनेसडे के दिन, 3 स्टॉक्स पे मेरी बात हुई, वो बात हुई वेडनेसडे के दिन, मैंने बता दिया। स्टॉक्स मैंने देखा, कोई बात नहीं, वेडनेसडे आपने देखा, किसी ने नहीं देखा, वेडनेसडे को हमने बात किया, वो स्टॉक आप नोट कर लीजिए, हमारे पास हिस्टोरिकल अवेलेबल है। थर्सडे के दिन आप जाइए और इस स्टॉक को बैक टेस्ट कर लीजिए, रिजल्ट आपके सामने होगा, आपको खुद पता चल जाएगा कितनी एक्यूरेसी। देखिए सारा खेल तो कहीं ना कहीं टाइम का है। अब जितना समय देंगे उतने धीरे धीरे आपकी समझ बढ़ती जाएगी और वैसे वैसे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। एक्यूरेसी वैसे होता कुछ नहीं है, जितनी आपकी समझ है उस अकॉर्डिंग आपकी एक्यूरेसी है। वो बेहतरीन एग्जांपल है ना कि आपको मल्टीपल ट्रेड्स पे फोकस नहीं करना है, आपको एक शेयर की तरह बनना है, वेट करना है कि कब मुझको अच्छा मिलेगा और एक ही बारी में अटैक करके पकड़ लेना है। सही बात है, बहुत बढ़िया है। तो क्या लगता है कि ऑप्शन चेन मेरे अकॉर्डिंग तो सारी चीजें क्लियर हो ही गई है। ऑप्शन चेन से आप क्या नहीं पता कर सकते सर? ऑप्शन चेन से आप डिमांड एंड सप्लाई पता कर सकते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढ सकते हैं। पहले के लोग जब ऑप्शन चेन नहीं थी, नहीं समझते थे, तब कैंडल्स लगाते थे 1 आवर 2 आवर 30 मिनट। आप समझिए ना उनका कितना लंबा कैलकुलेशन होता था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता करने के लिए। पहले वो 1 हफ्ते की टाइम फ्रेम में जाते थे, कुछ लोग 1 महीने की टाइम फ्रेम में जाते थे, फिर 1 हफ्ते के टाइम फ्रेम में आते थे, फिर जाके 1 घंटे की टाइम फ्रेम में आते थे, फिर 30 मिनट की टाइम फ्रेम में आते थे, फिर 5 मिनट की टाइम फ्रेम में आते थे, तब जाकर उनको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिलता था। लेकिन अब देखिए अब इतना एडवांस हो गया है सब कुछ चीजें कि सिंपल हमारे पास 2 चले ऑप्शन है। आप एनएससी की ऑप्शन चेन ओपन करिए, पूरी खाली ब्लैंक दिखाई देगी। आप या तो वहां पर ढूंढ लीजिए, दूसरा कैलकुलेटर है एलटीपी कैलकुलेटर, वहां पर देखिए, वहां पर नंबर हाईलाइट कर दी, मतलब जो आपकी जरूरत है उस अकॉर्डिंग उसको डिजाइन किया है। दिमाग से ज्यादा काम करने की जरूरत ही नहीं, सब कुछ आपको दिखाई देगा। बिल्कुल। तो चलिए ग्रिक्स को लेकर ऑप्शन चेन से रिलेटेड जितने भी आप लोगों के कहीं सवाल थे वो तो क्लियर हुए होंगे। इसके अलावा भी अगर कुछ चाहते हैं तो वही फिर चीज है। एक और है सर, स्ट्राइक प्राइस, बहुत सारे लोगों को होता है, स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन कैसे करें, ये भी मैं बता ही देती हूँ, क्योंकि ये लास्ट वन है, क्योंकि फिर डाउट्स आएंगे, फिर हम इस पे वीडियो बनाएंगे, फिर वो अलग हो जाएगा। तो आपने ऑप्शन चेन की टेबल देखी होगी, ऑप्शन चेन में कॉल और पुट का 2 तरफ डेटा होता है, उसमें एटीएम होती है, एट द मनी, जहाँ पे मार्केट फिलहाल चल रहा होता है, इन द मनी होती है, यानी कि मार्केट में इन द मनी एक स्ट्राइक प्राइसेस हो गई, एक आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइसेस हो गई। जनरली ना हम बहुत ज्यादा महंगा सौदा खरीद सकते हैं, ना हम बहुत ज्यादा सस्ता सौदा खरीदेंगे, क्यों? क्योंकि वहां पे डेल्टा में मूवमेंट नहीं मिलेगा, टाइम वैल्यू रहेगा। ज्यादा महंगा हम इसलिए नहीं खरीद सकते क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत महंगा हमको मिलेगा। तो हमको बीच का डिसीजन चाहिए जो हमारे इन्वेस्टमेंट में भी हो और रिटर्न्स में भी हो। तो हम क्या कर सकते हैं, हम या तो एट द मनी पे जा सकते हैं, एट द मनी काफी ज्यादा रिस्की होगा कंपेरिजन टू आउट ऑफ द मनी, या तो हम एट द मनी ले सकते हैं या फिर 1-2 इन द मनी में हम जा सकते हैं, सेकंड या थर्ड में। ओके। और स्टॉक्स में तो वही जहां पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम हो वो गेम करिए सर, क्योंकि स्टॉक्स में अगर हम इन द मनी या आउट ऑफ द मनी जाएंगे तो लिक्विडिटी बहुत ज्यादा इशू होता है। आप समझिए ना, इतना ज्यादा लिक्विडिटी इशू है कि हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस पे जहां पे वॉल्यूम है वो 2000-3000 है, उससे एक स्ट्राइक प्राइस नीचे आपको 100 रुपए का वॉल्यूम नहीं दिखाई दे रहा है। और एक चीज ये भी देखिए ना, अगर मान के चलिए 250 300, तो जो नंबर है 300 वहां पर आपको वॉल्यूम दिखेगा, 250 पर नहीं दिखाएगा, 350 पर नहीं दिखाई देगा, फिर उधर 400 पे दिखाई देगा, है ना। तो उस अकॉर्डिंग आप डीप इन द मनी में अगर आपको इंडेक्स में जाना है तो सेकंड या थर्ड जाइए डीप इन द मनी में। बाकी स्टॉक्स में जहां पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम है उस स्ट्राइक प्राइस को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। ऑप्शन चेन पर हम लोगों ने बातें की। आप ऑप्शन चेन की बेस पर कैश, फ्यूचर, ऑप्शन सभी में ट्रेड कर सकते हैं। एलटीपी कैलकुलेटर एक अच्छा टूल है जिसकी मदद से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बहुत सारे फिल्टर है, उनका यूज आप कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिएगा और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर बताइएगा। फिलहाल हमारी तरफ से आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट में। थैंक यू सो मच एवरीवन।